हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पूरा स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं जटिल ऊतक। तो देखिए, जो टिश्यू आपने पढ़ा है सिंपल टिश्यू, साधारण ऊतक, तो उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं, लेकिन सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कि कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जब एक ही कार्य को अंजाम देती हैं, तो इस प्रकार के ऊतक को हम कहते हैं जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो प्लांट में हमें देखने को मिलता है जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना या जल को जड़ों से लेकर पत्तियों तक या पूरे शरीर में पहुंचाना, प्लांट बॉडी में पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य होता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है उस भोजन को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो चलिए देखते हैं जाइलम के बारे में। पहले जाइलम के विषय में देखते हैं। यहाँ पर जाइलम को हिंदी में दारू के नाम से भी जाना जाता है। तो टर्म जाइलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नागेली 1858। तो सबसे पहले जाइलम शब्द किसने यूज किया था? तो नागेली नामक साइंटिस्ट ने 1858 ईस्वी में जाइलम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड। जाइलम को ही वुड के नाम से या लकड़ी के नाम से जाना जाता है। एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट्स एंड स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट। मीन्स वेस्कुलर प्लांट में स्टेम और रूट का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो जाइलम का ही बना हुआ होता है। जाइलम का दो मेन कार्य होता है। एक तो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि जड़ें जिस जल और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं उनका कंडक्शन इनका पहला फंक्शन है। और दूसरा है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स होता है यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। इन्हीं के सहारे कोई भी प्लांट मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो ये दो मेन कार्य हैं जाइलम के। पहला तो हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा हो गया टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है ट्रैकिड्स, जिसे हम वाहिनिकाएं कहते हैं। दूसरी है वेसल्स, जिसे हिंदी में वाहिकाएं कहते हैं। तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदूतक हिंदी में बोलेंगे। और चौथी है जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, जाइलम दृढ़ोतक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा कि जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो 4 प्रकार की कोशिका होती है। यद्यपि चारों प्रकार की कोशिकाओं का यहाँ पर अलग अलग अपना फंक्शन है, लेकिन जो इनका सम्मिलित फंक्शन होगा पूरे जाइलम का वो हो जाएगा कंडक्शन ऑफ वाटर। तो चलिए ट्रैकिड्स के विषय में देखते हैं ट्रैकिड क्या होती है, जिन्हें हम वाहिनिकाएं कहते हैं। तो these are elongated tube-like dead cells with hard, thick and lignified walls and tapering end। टैपरिंग इंड का मतलब होता है कि इनके जो सिरे होते हैं इस प्रकार से, ये मतलब जा करके एक सकरे से इंड में समाप्त होते हैं, तो उसी को हम टैपरिंग इंड कहते हैं। तो ट्रैकिड की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है, ट्यूब लाइक होती है, डेड सेल होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैकिड की कोशिकाएं कैसी होती है? तो डेड सेल होती है विथ हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड वाल्स। इनकी जो दीवाल्स होती है, जो वाल्स होती है, वो लिग्निफाइड होती है, मीन्स इनमें लिग्निन का जमाव हो जाता है, और लिग्निन का जमाव होने की वजह से ये हार्ड हो जाती है।
यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा है कि ट्राइकिड्स जनरली कंटेन बार्डर्ड पिट्स, कि ट्राइकिड्स में बार्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स मीन्स क्या होता है, गड्ढे पाए जाते हैं। टर्म ट्राइकिड्स वाज क्वाइंड बाई सानियो 1863, कि ट्राइकिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सानियो नामक साइंटिस्ट ने 1863 ईस्वी में किया था। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ट्राइकिड्स होती है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइकिड्स कैसी होती है, तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है वेसल्स। तो वेसल्स को हम ट्रैकी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैकी और ट्रैकिड में कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रैकी शब्द वेसल को कहा जाता है, जबकि ट्रैकिड जो होता है वो वाहिनिकाओं के लिए यूज किया जाता है। तो वेसल्स क्या होती है, ये अपेक्षाकृत चौड़ी और पाइप नुमा होती है। जैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं, अभी आगे इनका फिगर लगा होगा दिखाते हैं। तो ऐसे ये पाइप नुमा होती है। इनके जो इंड्स होते हैं वो देख रहे हैं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये अरेंज होती है ढेर सारी, तो पूरा एक पाइप सिस्टम बना लेती है जिनके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। तो मेनली जो वाटर कंडक्शन का कार्य करती है वो वेसल्स ही करती है। बाकी जो होती है सेल्स 3 टाइप की, वो सब सपोर्टिंग होती है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दीज आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल वेसल एलिमेंट। इनमें ढेर सारे जो वेसल एलिमेंट होते हैं उनके फ्यूजन से ये बनी होती है। लिग्निफाइड डेड सेल्स इंड टू इंड इन ए रो, मतलब ये भी लिग्निफाइड होती है। वेसल्स भी, इनकी भी मिट्टियों में लिग्निन का जमाव होता है। यहाँ पर देखिए कुछ खास पॉइंट है जहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन यही बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेसल्स आकर वनली इन एंजियोस्पर्म, कि वेसल्स जो है ये कहाँ पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में जो होते हैं आवृत बीजी पौधे होते हैं उन्हीं में वेसल्स पाई जाती है। कुछ जिम्नोस्पर्म भी है जो कि अपर क्लास के जिम्नोस्पर्म है, जैसे इफेड्रा हो गया, नीटम हो गया, वेलविस्चिया हो गया। तो इस प्रकार की जो जिम्नोस्पर्म है उनमें भी वेसल्स देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसमें वेसल्स अनुपस्थित होता है या किसमें वेसल्स उपस्थित होता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि एंजियोस्पर्म में तो सभी में पाए जाएंगे, कुछ को छोड़ करके, कुछ मोनोकाट को छोड़कर। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी जो अपर क्लासिक जिम्नोस्पर्म है, जैसे हमने बताया अभी इफेड्रा, नीटम और वेलविस्चिया, तो इनमें हमें देखने को वेसल्स मिलता है। इसलिए ये वाला दूसरा पॉइंट खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ मोनोकाट एंजियोस्पर्म भी है जिनमें कि ये एब्सेंट होती है वेसल्स, जैसे ड्रेसिडा हो गया, यक्का हो गया, डेजिनेरिया हो गया, ड्राइबीज हो गया। तो ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि वेसल्स अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर ड्रेसिडा और यक्का को आप खास तौर पर याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो वेसल्स होती है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होने का मतलब देखिए, इसके पहले जो अभी आपने ट्राइकिड्स में पढ़ा था कि ट्राइकिड्स कैसी होती है, तो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन जो वेसल्स होती है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से खास करके दूसरा पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जाइलम से बनते हैं वो वेसल से ही बनते हैं। बाकी जाइलम फाइबर है या इसी को वुड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर। तो दीज आर स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। स्क्लेरन काइमा आपने पढ़ा है जिसे दृढ़ोतक कहते हैं, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना या मजबूती प्रदान करना। तो इनका काम हो गया मजबूती देना जाइलम फाइबर से, या इन्हीं को वुड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा मृदुतक की कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति वाली होती है और ये लिविंग होती है, जीवित होती है, एसोसिएटेड विथ जाइलम, जाइलम के साथ जुड़ी होती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन का संग्रह करती है।
यहाँ पर देखिए कुछ लिग्निन के जमाव के प्रकार दिए गए हैं कि जो लिग्निन इनमें जमता है वो कितने प्रकार से होता है। तो देखिए प्रोटोजाइलम में वलयाकार और सर्पिलाकार, वलयाकार और सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जिसे इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं और वलयाकार जिसे एडुलर कहते हैं। तो ये दो टाइप का पाया जाता है प्रोटोजाइलम में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोजाइलम में किस प्रकार का लिग्निफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वलयाकार और सर्पिलाकार ये हमें देखने को मिलता है प्रोटोजाइलम में। जबकि मेटाजाइलम में क्या है, यहाँ पर देखिए जालिकावत और पिटेड जो गर्तनुमा है ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें मेटाजाइलम में। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सोपानवत सीढ़ी नुमा, तो इस प्रकार का भी लिग्निफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए जैसे सीढ़ी के डंडे नुमा है, ये देखिए स्पाइरल सर्पिलाकार है इस तरीके से, ये स्पाइरल सर्पिलाकार है, ये वलयाकार है, ये जगह जगह पे ऐसे पिटेड हो जाता है। तो ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। वाहिकाओं तथा वाहिकाओं के भित्ति पर विभिन्न प्रकार के स्फुरन, तो ये फिगर इंटरमीडिएट की बुक से ही हमने लिया है, टेक्स्ट बुक से। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि दियर चीफ फंक्शन इज टू स्टोर फूड, स्टोर फूड करना इनका मुख्य काम है। किसका मुख्य काम है? जाइलम पैरेन्काइमा का। अब यहाँ पर देखिए मेचुरेशन के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या होते हैं? प्रोटो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट। प्रोटो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट। तो जो शुरुआती अवस्था में जाइलम बनते हैं वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। प्रोटोजाइलम में क्या होता है कि इनकी जो अंदर की कैविटी होती है वो सक्रिय होती है, मीन्स ये छोटे छोटे जाइलम की कोशिकाएं होती है इस प्रकार के, ये सक्रिय कैविटी होती है। वही लिखा है इट इज ड्यूली फार्म। ड्यूली फार्म का मतलब यहाँ थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया गया है, ड्यूली फार्म नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट फार्म। यहाँ पर ड्यूली फार्म के स्थान पर आप कर लीजिएगा फर्स्ट फार्म कर लीजिएगा कि ये पहली बार जो जाइलम बनते हैं शुरुआती अवस्था में वो प्रोटोजाइलम होते हैं। व्हिच हैव स्मॉल एंड नैरो कैविटी, जिनके अंदर की जो जगह होती है वो सक्रिय होती है, मीन्स ये नैरो कैविटी वाले होते हैं। अभी आगे अगर फिगर लगा होगा तो इसको दिखाते हैं आप लोगों को। और दूसरा है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है कि जो बाद की अवस्थाओं में जाइलम बनता है वो मेटाजाइलम होता है। यहाँ पर ओल्ड जाइलम इसको भी काट दीजिएगा, पुराना जाइलम नहीं होगा, बल्कि ये जो बाद में की अवस्थाओं में जाइलम बनता है वो मेटाजाइलम होता है। और इनके अंदर की जो कैविटी होती है वो लार्ज और चौड़ी होती है, लंबी और चौड़ी कैविटी वाली जो होती है। तो वही यहाँ पे है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अभी से दूर कर लीजिए कि अगर आपके दिमाग में ये हो कि पहले प्रोटोजाइलम बन जाता है और बाद में वही प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का रूप ले लेता है, तो ये गलत बात है। प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन अलग से होता है, मेटाजाइलम का फॉर्मेशन अलग से होता है। तो विकास की शुरुआती अवस्थाओं में जो जाइलम बनते हैं वो प्रोटोजाइलम होते हैं, और विकास के जो चरम अवस्था जिसे आप बोल सकते हैं उस दौरान जो जाइलम बनते हैं वो मेटाजाइलम बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम, जाइलम इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मीन्स प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के आधार पर जाइलम तीन टाइप के होते हैं। इसमें से देखिए पहला है इंडार्च कंडीशन, या इसी को सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें क्या है कि प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स द इनर साइड ऑफ मेटाजाइलम दैट इज स्टेम। जैसे एक फिगर हम आपको बना रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए स्टेम का टीएस है, तो बीच में पित होता है। तो यहाँ पे देखिए अंदर जो जाइलम होंगे ये इस प्रकार से होंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाहर की साइड में पेरिफेरल साइड में जाइलम होंगे वो थोड़ा सा चौड़ी कैविटी वाले ऐसे होंगे, ये मेटाजाइलम। तो यहाँ पर देखिए सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम अरेंज हो, और यहाँ पर पेरिफेरल कंडीशन में या बाहर की तरफ मेटाजाइलम अरेंज हो, तो उसी कंडीशन को इंडार्च बोलते हैं। मीन्स हमेशा जो छोटा वाला जाइलम है वो अंदर होगा तो इंडार्च होगा, और अगर छोटा वाला जाइलम अंदर हो गया, बड़ा वाला जाइलम जो है मीन्स मेटाजाइलम अगर केंद्र की तरफ हो गया और प्रोटोजाइलम अगर पेरिफेरल हो गया, तो वो कंडीशन एक्सार्च कंडीशन कहलाती है।
आगे ये चीज़ आप पढ़ेंगे, जिस समय हम रूट और स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिगर के साथ ये विधिवत आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम आउटर साइड में है तो इंडार्च कंडीशन होगा, और अगर मेटाजाइलम यहाँ पर अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो वो एक्सार्च कंडीशन होगा, सेंट्रीपेटल। तो इंडार्च कंडीशन हमें स्टेम में देखने को मिलती है और एक्सार्च कंडीशन हमें रूट में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस में हमें एक्सार्च जाइलम दिखेंगे, किस में इंडार्च जाइलम दिखेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रूट में एक्सार्च होते हैं और स्टेम में इंडार्च होते हैं। इसके बाद बीसार्च में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिक्स्ड होते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए प्रोटोजाइलम है, फिर कहीं पर मेटाजाइलम है, फिर कहीं पर प्रोटोजाइलम है, फिर कहीं पर मेटाजाइलम है। तो मिक्स्ड कंडीशन जब देखने को मिलती है तो उसे बीसार्च कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है फर्द के बेरी स्टील में। आपको स्टील पढ़ाया गया है फर्द में, तो फर्द के बेरी स्टील में आप, अगर आपको टेनोफाइटा में विकल्प में दे दिया तो आप सही करके आएंगे कि टेनोफाइटा में हमें बीसार्च जाइलम देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी यहाँ पर, इंडार्च और एक्सार्च। इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइलोसिस क्या होता है। Sometimes xylem parenchyma develops balloon-like outgrowth into the adjacent xylem vessels। कि वेसल के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूल करके गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती है। जैसे मान लीजिए वेसल्स हो गया और यहाँ बगल में पैरेन्काइमा लगी होती है, तो यही पैरेन्काइमा यहाँ पर फूल करके वेसल्स के अंदर ऐसे गुब्बारे लाइक संरचना बना लेती है। तो इसी गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। तो इससे होगा क्या, ये जो पाइप है आपकी पानी ले जाने वाली जो वेसल्स है, इसके अंदर की कैविटी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जल का परिवहन उतनी आसानी से नहीं हो पाता है जितनी आसानी से होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दीज ब्लॉक द ल्यूमेन ऑफ जाइलम, कि ये यहाँ पे देखिए दीज ब्लॉक द ल्यूमेन ऑफ जाइलम, ये जाइलम के ल्यूमेन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइलोसिस क्या है, तो ये बैलून लाइक आउटग्रोथ है, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो वेसल्स में। किसकी वजह से होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा के वजह से ये देखने को मिलता है। इसके बाद जाइलम हमारा समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम को पोषवाह कहा जाता है हिंदी में। तो इसका काम होता है भोजन ले जाना। देखिए यप से फ्लोएम होगा और यप से फूड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम फूड कंडक्शन का कार्य करता है। तो टर्म फ्लोएम भी यूज किया था सबसे पहले नागेलिस नामक साइंटिस्ट ने ही। फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड बास्ट। फ्लोएम को हम बास्ट के नाम से जानते हैं, बास्ट फाइबर आपने पढ़ा होगा, या इसी को लेप्टोम भी कहते हैं। बास्ट नाम तो अक्सर आप जानते हैं, लेकिन लेप्टोम नाम कम लोग जानते होंगे। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम को बास्ट या लेप्टोम के नाम से जाना जाता है। जबकि जाइलम को क्या कहते थे, जाइलम को उड कहते थे, और फ्लोएम को क्या कहते हैं, फ्लोएम को हम बास्ट के नाम से जानते हैं। इनका कार्य क्या है, तो कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड, विश्व जो ऑर्गेनिक फूड बनता है पत्तियों में उसका कंडक्शन इनका काम है। फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पत्तियों में भोजन बनता है, वहाँ से लेकर के पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ये भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं फ्लोएम। तो जैसे जाइलम में आपने पढ़ा था कि जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, वैसे ही फ्लोएम में भी हमें 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर पहला देखिए है सीब ट्यूब। जो पहली प्रकार की कोशिका है वो कहलाती है सीब ट्यूब। तो सीब ट्यूब क्या होती है कि दीज आर लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैल्यूल्स लाइक सुक्रोज। विश्व जो भोजन बनता है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस रूप में परिवहन होता है। जैसे बनता तो ग्लूकोज के रूप में है, लेकिन क्या इसका परिवहन भी ग्लूकोज के रूप में होता है, तो नहीं। तो भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। जब आप पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भोजन बना हुआ है उसका परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। तो जो काम वहाँ पर वेसल्स करती थी,
जल के संवहन में, वही काम यहाँ पर सीब ट्यूब्स करते हैं, जिन्हें चालनी नलिकाएं कहते हैं हिंदी में। सीब ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? चालनी नलिकाएं। चालनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जगह जगह पर सीब प्लेट पाए जाते हैं और उसमें छिद्र बने होते हैं, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से इनका संवहन होता है। आगे अभी फिगर में इसको समझाएंगे हम। तो वही यहाँ पे लिखा है हाँ, डीज आर फाउंड बाई इंटूइट फ्यूजन ऑफ सेल्स कॉल्ड सीब एलिमेंट। जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था वेसल एलिमेंट, वैसे यहाँ पर सीब एलिमेंट पाए जाते हैं। सीब ट्यूब वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हार्टिंग। सीब ट्यूब की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो हार्टिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि द सेप्टा बिटवीन सीब ट्यूब सेल्स पासेज परफोरेशन, सो दीज आर कॉल्ड सीब प्लेट्स। यहाँ पर चलिए देख लीजिए, ऐसे फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये मान लीजिए एक हो गया आपका, ऐसे ढेर सारी सीप ट्यूब लगी होती है। अब यहाँ पर बीच बीच में क्या होता है? ऐसे छिद्र होता है, तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से भोजन का संवहन होता है। तो यहाँ पर इसी को सीप प्लेट कहा जाता है। और ये प्लेट कैसा होता है? छिद्र युक्त होता है, तो इसीलिए इस सेल को सीप ट्यूब बोला जाता है। वही यहाँ पे लिखा है हाँ, ए मेच्योर सीब ट्यूब कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। ये पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है कि सीब ट्यूब की जो कोशिकाएं होती है उनमें साइटोप्लाज्म तो होता है, लेकिन उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि फिर इनका रेगुलेशन कौन करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का ही काम होता है रेगुलेशन करना। तो जो बगल की यहाँ पर कंपेनियन सेल होती है, सहायक कोशिकाएं होती है, उनका न्यूक्लियस ही इनको रेगुलेट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि जीवित होते हुए भी उसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस की होती है? तो वो सीब ट्यूब की सेल होती है। और उनका रेगुलेशन कौन करता है? तो जो बगल में कंपेनियन सेल्स होती है, उनका न्यूक्लियस ही इनका भी रेगुलेशन करता है। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि विंटर के समय में, ठंडी के समय में सीब ट्यूब में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जम जाता है जिसे कैलोज कहते हैं। और कैलोज की वजह से वहाँ पर उनके जो छिद्र होते हैं, ज़्यादातर छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि ठंडियों में पेड़ों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि छिद्रों के बंद हो जाने से भोजन का संवहन उतना तेज गति से नहीं होता है जितना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही जैसे गर्मी का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, वैसे ये कैलोज की शर्करा घुल जाती है और पुनः छिद्र खुल जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि गर्मियों में ज़्यादा तेज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका जमाव होता है? तो कैलोज का जमाव होता है। ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, कैलोज भी। हाँ, यहाँ पर देखिए फिगर लगा हुआ है, आपको फिगर समझा देते हैं। देखिए ये कंपेनियन सेल्स है, बगल की ये सहायक कोशिकाएं हैं, इनका ये केंद्रक है, ठीक है। और ये कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसकी वजह से ये सीब ट्यूब आपस में जुड़ती है। और यहाँ पर देखिए सीब ट्यूब एलिमेंट है, ये सीब पोर्स है, ये सीब प्लेट है। यहाँ पर देखिए ये सीब प्लेट है, इसमें आपको ये छोटा छोटा राउंडेड सीब पोर दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है। इसी छिद्र के माध्यम से यहाँ पर भोजन का संवहन होता रहता है। इसी का यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया गया है आपको कि यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेल्स होती है, ये सीब ट्यूब एलिमेंट है, ये आपकी कंपेनियन सेल है, और ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। हाँ, ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो इस प्रकार से ये सब मिल करके पूरा एक कार्य को अंजाम देती है। तो इसीलिए जटिल ऊतक के उदाहरण है, क्योंकि इनमें अलग अलग आकार की कोशिकाएं आप देख रहे हैं, सबका अलग अलग ऐसे फंक्शन भी है। लेकिन जो मेन फंक्शन है, जब ये एकजुट होकर कार्य करती है तो ये एक ही कार्य को अंजाम देती है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको फ्लोएम की संरचना समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल या सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाएं कैसी होती है कि ये थिन वॉल्ड इलांगेटेड सेल्स होती है, एसोसिएटेड विद सीब ट्यूब थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है सीब ट्यूब के माध्यम से।
प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? जिस समय आपको सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा आप पढ़ेंगे। यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया प्लाज्मोडेस्माटा से। दीज आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स वहाँ पर नहीं पाई जाती है, जबकि वेसल्स भी नहीं पाई जाती थी। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स भी नहीं होती, लेकिन जो हायर ग्रेड के जिम्नोस्पर्म होते थे जिसमें आपने नीटम वगैरह देखा था, वहाँ पर वेसल्स मौजूद होती थी, लेकिन कंपेनियन सेल यहाँ पर एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है, जो कि कंपेनियन सेल की एनालॉगस मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के एनालॉगस सेल कौन सी होती है, तो वो एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो जो काम जाइलम पैरेन्काइमा का होता था वही काम यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा का होता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल यही काम है। बाकी ये लिविंग होती है, पैरेन्काइमा जहाँ भी होगा तो लिविंग ही होगा, उसमें कोई लॉजिक लगाने की बात तो है नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट। ज़्यादातर जो मोनोकाट है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। इसका एक कारण भी है कि जो मोनोकाट होते हैं उनमें ज़्यादातर वैसे ही जो सेल्स होती है वो पैरेन्काइमा की ही बनी होती है, तो फ्लोएम में अलग से पैरेन्काइमा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसका पूरा प्लांट बॉडी ही पैरेन्काइमा का ज़्यादातर बना होता है मोनोकाट का। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स, या इसी को बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर क्या होता है, या किस प्लांट से हमें बास्ट फाइबर प्राप्त होता है। तो ये सब के नाम से ही पता है, फाइबर यहाँ पे आ जाएगा तो फाइबर हमेशा स्क्लेरल काइमेटस ही होते हैं, और इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो जाइलम में जाइलम फाइबर्स होते थे, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, या इसी को बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो कमर्शियल फाइबर्स जो होते हैं वो बास्ट फाइबर किससे प्राप्त होते हैं, तो हेम्प से, फ्लैक्स से, जूट से, तो इन सबसे हमें प्राप्त होते हैं कमर्शियल बास्ट फाइबर्स। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने पढ़ लिया है। इसके बाद एक और बचता है हमारा स्पेशल टिश्यू। तो स्पेशल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद फिर प्लांट एनाटॉमी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर रूट और स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। हो सकता है थोड़ी को आपको आवाज़ का इश्यू हो, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी कम सही है, तो आवाज़ हो सकता है बहुत साफ ना आया हो, फिर भी कोशिश हमने किया है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो, समझ में आए। तो इसी के साथ चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को।